जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज का स्ट्रैटेजी के सेट आपके ज्ञान का पूरा टेस्ट लेने वाला है। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर जीके मजबूत करनी है तो एक भी प्रश्न स्किप मत करना। चलिए बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार स्ट्रैटेजी के प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था। आपसे पूछा है कि हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज क्या करिए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपको यहीं तैयार हो जाएगा, क्योंकि गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का अत्यधिक विकास हुआ। हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर विजयनगर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी। हम्पी आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गोईपुरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था। आपसे पूछा कि गोईपुरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकिंग में ग्राहक सेवा सुधार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोईपुरिया कमेटी का गठन बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए किया गया था। इस समिति ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैंक शाखाओं के कार्य समय, शिकायत निवारण और ग्राहक सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कस्टमर सर्विस सुधारने में इस समिति का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। बाकी विकल्पों की बात करें तो कर सुधार या विभिन्न वित्त आयोगों से संबंधित होता है। रेलवे सुरक्षा, इसका संबंध रेलवे समितियों से होता है। बैंकिंग सुधार से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पटाखा पटाखा किस देश या क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा है। आपसे पूछा कि पटाखा किस देश या क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मकाऊ। मकाऊ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटाखा मकाऊ की आधिकारिक मुद्रा है। मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने पर्यटन और कैसीनो उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं में देशों की मुद्रा से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो वियतनाम यहाँ की मुद्रा डोंग है, लाओस यहाँ की मुद्रा कीप है और कंबोडिया यहाँ की मुद्रा रियल है। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा युआन है। जापान की मुद्रा येन है। ये भी सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या IAEA का फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह संस्था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। IAEA परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए भी कार्य करती है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। IAEA को 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। IAEA संयुक्त राष्ट्र के संबंध संस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहां की गई थी। आपसे पूछा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में कहां की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोजशाह कोटला मैदान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करना था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु इसके प्रमुख क्रांतिकारी सदस्य थे। HSRA ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
HSRA का पुराना नाम HRA था। इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। आपसे पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर वायुमंडल की वह परत है जहां से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं। इस परत में आयनित कण पाए जाते हैं। लंबी दूरी के रेडियो तो संचार में यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह परत पृथ्वी से लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो समताप मंडल ओजोन परत के लिए प्रसिद्ध है। मध्य मंडल उल्काएं यहाँ जलती हैं। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ होती है। आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी का भाग माना जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन में इसका विशेष महत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किससे परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। आपसे पूछा कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किससे परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। इसे राष्ट्रपति का परामर्शाधिकार कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो महान्यायाधीश सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक का संरक्षक कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है। आपसे पूछा है कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। बैडमिंटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप और उबेर कप अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं हैं। थॉमस कप पुरुषों की टीम चैंपियनशिप है, जबकि उबेर कप महिलाओं की टीम चैंपियनशिप है। इन प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा किया जाता। भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था। बैडमिंटन में शटलकॉक का उपयोग होता है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था। आपसे पूछा है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दिनार। दिनार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासक ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन सिक्कों पर राजा की आकृति और धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे। गुप्त काल आर्थिक समृद्धि और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बाकी विकल्पों की बात करें तो रूपक चांदी के सिक्के से संबंधित शब्द है। जीतल दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित सिक्का था। टंका मध्यकालीन भारत की मुद्रा थी। गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। शिमला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। यह संस्थान आलू की उन्नत किस्मों और कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत की गई थी। यह किसानों को बेहतर उत्पादन तकनीक और रोग नियंत्रण संबंधी जानकारी देता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चोल राजाओं की राजधानी तंजौर यानी कि तंजाउर को किसने अपनी राजधानी बनाया था। आपसे पूछा है कि चोल राजाओं की राजधानी तंजौर, जिसे तंजाउर भी बोलते हैं, किसने अपनी राजधानी बनाया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विजयालय। विजयालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजयालय चोल ने तंजाउर को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था।
तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किनके बीच हुआ था। आपसे पूछा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में, किनके बीच हुआ था, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खान ने नेतृत्व किया। हेमू को युद्ध में पराजित किया गया, जिससे मुगल सत्ता पुनः मजबूत हुई। यह युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ था। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित है। प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था, प्रथम पानीपत जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो हुआ था वह 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था। द्वितीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1556 में, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ जो हुआ था 1761 में हुआ था। तीनों डेट याद रखिएगा, ध्यान से पूछता है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में किस देवता की पूजा केंद्र में रखा जाता है। आपसे पूछा है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में किस देवता की पूजा केंद्र में रखा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। इस नृत्य की शैली अत्यंत कोमल और लयबद्ध होती है। इसमें सफेद ऑफ व्हाइट पोशाक के साथ सुनहरी बॉर्डर का उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो भगवान शिव मोहिनी भरतनाट्यम और तांडव अधिक संबंधित है। मोहिनी अट्टम मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह केरल की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित है। इसके तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 315 जो दिया हुआ है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है। राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव के बाद नई सेवा बनाई जा सकती है। आईएएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आईएएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध मोलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध मोलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोलम नेशनल पार्क गोवा राज्य में स्थित है। यह भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। पणजी जो है गोवा की राजधानी है। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वॉल्यूम के हिसाब से करीबा झील किन दो देशों की सीमा पर है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार करीबा झील जो है किन दो देशों की सीमा पर है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इस प्रश्न का राइट आंसर है। लेक कार्बिया जो है कार्बिया झील और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसका निर्माण जाम्बेजी नदी पर कालिबा बांध बनाकर किया गया। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कारिबा झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की प्रमुख नदियों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। इसमें निर्वाचक मंडल भाग लेता है। चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अमेरिका, वहां राष्ट्रपति का चुनाव अलग इलेक्शन सिस्टम से होता है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित विशेषताएं ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची की अवधारणाएं ली गई है। राष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है थायराइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, या गर्दन में स्थित होती है, या थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है जो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है। थायराइड तितली के आकार की होती है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग आवश्यक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर नामक झील को किस वर्ष रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर नामक झील को किस वर्ष रामसर साइट आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1990। 1990 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांबर लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। इसे वर्ष 1990 में रामसर साइट आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह राजस्थान के जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। सांबर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। भारत की पहली रामसर साइट थी कौन सी। तो भारत की पहली रामसर साइट जो थी चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। सांबर झील प्रवासी पक्षियों विशेषकर फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करते हैं। यह सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले होते हैं। यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित विशेषताएं ली गई हैं। कनाडा संघीय व्यवस्था और मजबूत केंद्र की अवधारणा ली गई और ऑस्ट्रेलिया यहां से समवर्ती सूची और व्यापार संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा जाता। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपका प्रैक्टिस शानदार रहा होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम बैकाल झील है वह किस देश में स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।